उत्तर प्रदेश के प्रख्यात चिंतक प्रोफेसर तुलसीराम ने 2014 में हिंदी पत्रिका एक प्रमुख तहलका को दिए गए अपने साक्षात्कार में कहा था कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का पोस्टमार्टम हो गया है। तब उनका यह बयान जल्दबाजी प्रतीत होता था, लेकिन आज यह सच साबित होते दिख रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, यह तस्वीर पूरे भारत की है। 80 और 90 का एक दौर था जब उत्तर भारत में हिंदी पट्टी कहे जाने वाले राज्यों में काशीराम, मायावती, कर्पूरी ठाकुर और रामविलास पासवान जैसे नेताओं का उदय और विस्तार हुआ। आज दलित चेहरे के नाम पर किसका नाम लिया जाए? दलित राजनीति में पैदा हो रही शून्यता से, उसकी खिसकती जा रही बौद्धिक जमीन से उत्तर प्रदेश और बिहार में आरक्षित वर्ग से जुड़े राजनेताओं और उनकी राजनीति से दलित आंदोलन की ताकत कम होते हुए दिख रही है और उसमें आए ठहराव को अब हम साफ देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम भारत में हाशिए पर जा रही दलित राजनीति पर चर्चा करने वाले हैं। पर उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम उदित तार्यन है और इनसाइडर लाइव में आप सभी का स्वागत है। आगरा के एक गांव में जब दलित युवकों का एक झुंड ये नारा लगाते हुए 80 के दशक में सवर्ण जाति के युवकों से भीड़ गया, तो ठाकुर समाज के बड़े बुजुर्गों को यह समझाते देर न लगी कि सामाजिक ताना बाना बहुत तेजी से बदल रहा है। जानते हैं वो नारा क्या था? वो नारा था, काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोई कौम जगाई। और ये युवक DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष के एक सभा से लौट रहे थे जब ठाकुर के युवकों ने इनका रास्ता रोक लिया था। मामला मारपीट तक पहुंचा। और यहाँ यह जानना जरूरी हो जाता है कि DS4 की स्थापना काशीराम ने 1981 में उत्तर प्रदेश में की थी, दलितों में सामाजिक चेतना जगाने के लिए। तब काशीराम ने बड़े जोर शोर से यह नारा लगाया था कि ठाकुर बाभन बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। जाहिर है कि काशीराम की यह मुहिम रंग ला रही थी और दलित अब अपने मान सम्मान से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी समय काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की स्थापना की और बहुत अल्प समय यानी बहुत कम समय में अपनी राजनीतिक शिष्या मायावती को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। सनद रहे कि मायावती 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, 2 बार गठबंधन के सरकार में और साल 2000 में तो उन्होंने अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी। ये सब हिंदी पट्टी में जागृत हो रही दलित चेतना का ही कमाल था। अब चलते हैं बिहार की तरफ। अगर उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की बागडोर मायावती के कंधे पर थी, तो बिहार में इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी रामविलास पासवान ने संभाल रखी थी। रामविलास पासवान जो कि 1969 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे और उसके बाद वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। कई बार लोकसभा सांसद बने और कई बार केंद्र सरकार के कैबिनेट में मंत्री भी रहे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस दौर में दलित राजनीति का प्रभाव कितना मजबूत रहा होगा। उस जमाने में जब BP सिंह के सरकार में मंडल कमीशन को लागू करवाने में रामविलास पासवान ने अहम भूमिका निभाई थी और वे पूरी तरीके से सफल भी हो गए थे। मंडल कमीशन लागू करवाने के बाद रामविलास पासवान ने यह कहा था कि हमने वो कर दिया है जिसके लिए पिछले 100 साल बाद भी BP सिंह और मेरी यानी रामविलास पासवान की दलित जो है वो पूजा करेंगे। इस प्रकरण के बाद रामविलास पासवान बहुत बड़े दलित नेता बनकर उभरे थे, जिन्होंने अपने जनधार के बल पर कई बार कई सरकारों में मंत्री बनने का कारनामा कर दिखाया था। फिर चाहे संयुक्त मोर्चा की देवगौड़ा की सरकार हो, भाजपा की अटल बिहारी की सरकार हो, UPA की मनमोहन सरकार हो या मौजूदा भाजपा की मोदी सरकार हो, पासवान लगभग हर सरकार में मंत्री बने। कैबिनेट मंत्री का उन्हें दर्जा मिलते रहा और दलित राजनीति का एक मजबूत स्तंभ बनकर टिके रहे। अच्छा, यहाँ एक और बात है। इस कड़ी में महाराष्ट्र में भी एक दलित नेता उभरा था। नाम था उसका रामदास अठावले। वैसे काशीराम, मायावती और रामविलास पासवान की तुलना में इनका कद बहुत कम रहा, पर महाराष्ट्र में ये दलितों के सबसे बड़े चेहरा थे। चाहे मायावती हो या पासवान, इन्होंने तमाम तरह की ऊंचाइयां देखी और दलित हित के लिए कई काम किए। 1990 से 2015 तक देश में दलित राजनीति हावी रहा। इसी दौर में दलितों ने अपने लिए कई अधिकार भी हासिल किए। सरकारी सेवाओं में इनकी भागीदारी भी बहुत तेजी से बढ़ी। देश के विश्वविद्यालयों में दलित शिक्षकों की बढ़ोतरी हुई और राजनीतिक रूप से भी ये बहुत सबल हुए। दलितों में आई इस सामाजिक चेतना धीरे धीरे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ मोड़ रही थी। इस दौर में मायावती और रामविलास पासवान की प्रधानमंत्री बनने की भी चर्चा बहुत बार सुनने को मिली। ऐसा लगने लगा था
कि सदियों से मानसिक गुलामी झेल रहा दलित समाज अब आगे बढ़ने की राह पर निकल चुका है। तो आखिर सवाल उठता है कि फिर दलितों में विभाजन कब से आया? तो आपको बता दें कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी साल 2005 में बिहार में सत्ता पलट जाता है और नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। दलित समुदाय जो कि अब तक अपनी एकता के कारण आगे बढ़ रहा था, उसे नीतीश कुमार की एक मास्टर स्ट्रोक रोक देती है। वो थी दलित और महादलित का विभाजन। इरादा था रामविलास पासवान की पासवान जाति को अलग थलग कर दलितों की राजनीति करना। जो गैर पासवान जातियां हैं, खासकर बिहार में, उन्हें यकीन दिलाया गया कि दलित राजनीति के उभार में सारा का सारा जो लाभ है वो पासवान जाति की ले जा रही है और गैर पासवान दलितों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। यह बात एक हद तक ठीक भी लगती है, पर संपूर्ण रूप से ये गलत है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री रहते हुए दलितों के लिए कोई योजना बनाते थे तो पासवान जाति ज़्यादा जागरूक होने के कारण इसका ज़्यादा लाभ ले जाती थी और बाकी जो अन्य दलित में जातियां हैं वो इसका बहुत कम या ना के बराबर फायदा उठाती होंगी। पर ऐसा नहीं था, फायदा सबको मिल रहा था। पर गैर पासवान जातियां यह बात समझ नहीं पाई और नीतीश कुमार के बहकावे में आ गई। नीतीश कुमार के इसी मॉडल को भाजपा ने अपनाया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इसे पूरी तरह लागू करने का कोशिश किया और गैर जाटव को जाटव से अलग थलग कर हिंदुत्व के नाम पर ज्यादातर दलित जातियों को अपने पाले में कर लिया। इसका नतीजा यह निकला कि मायावती उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में नेपथ्य में चली गई। अब यहाँ एक और कारण पर हमें चर्चा कर लेनी चाहिए, वो है सरकारी रेवड़ियों, जिसने दलितों को उलझा कर रख दिया। भाजपा ने 2014 में अपनी सरकार बनने के बाद सीधे लोगों के खातों में तरह तरह की योजनाओं के तहत पैसा भेजना शुरू किया। इसके तहत 200 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक सालाना सीधा दलितों के खातों में जाने लगा। मोदी के इस अनूठे प्रयोग ने दलितों को अपने कब्जा में कर लिया। तो इन सभी कारणों के चलते आज दलित राजनीति भारत में लगभग समाप्त सी हो गई है। ऐसे समय में जो जागृत दलित समाज है वो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण से उम्मीद लगाए बैठा है। उन्हें यह उम्मीद है कि भविष्य में वे दलित राजनीति की बागडोर अपनी हाथों में लेंगे और देश में उस राजनीतिक धारा के खेवनहार बनेंगे। अब रावण क्या कर पाएंगे और क्या उनसे छूट जाएगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, पर इस पर फिलहाल कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। पर उनके राजनीतिक सफर को देखते हुए उनसे उम्मीदें तो जरूर जाग गई हैं। अब दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।